3। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विसेज एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हमारा वीडियो फिजिक्स पे बेस्ड होगा। साइंस को लेकर के हमारा ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे कि जितने भी आपके एमपीएसआई और यूपीएसआई से लेकर के साइंस के जो जर्नल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को अपन टैकल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो हीट के ऊपर टॉपिक होगा, ऊष्मा के ऊपर टॉपिक होगा। आप जानते हैं कि ऊष्मा बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो इस वीडियो में तो पूरा लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है तो मैं अपने इस फर्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करूंगा और अपने सेकंड वीडियो में मैं आपको इसका पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स एंड कंप्लीट वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का साइंस का वीडियो। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है फिजिक्स के अंतर्गत ऊष्मा का टॉपिक है। ऊष्मा को इंग्लिश में हीट कहते हैं। ये क्लास हम आपको बाइलिंगुअल देने का प्रयास करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो फिजिक्स को शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है फिजिक्स में कि सर हम फिजिक्स में स्टडी किसकी करते हैं। हम मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं, मींस द्रव्य की स्टडी करते हैं या द्रव की करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत दिनों तक यही कंफ्यूजन रहता है कि द्रव्य का स्टडी करते हैं या द्रव का स्टडी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स के अंतर्गत हम मैटर की स्टडी करते हैं, द्रव्य की स्टडी करते हैं और इनकी क्रियाओं की स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले मैटर की स्टडी करते हैं और मैटर की जो होने वाली परस्पर इंटरेक्शन की जो रिएक्शन होती हैं उनको हम कवर करते हैं, वो कहलाता है हमारा फिजिक्स। दोस्तों, फिजिक्स में हम लिक्विड की स्टडी नहीं करते, सिर्फ लिक्विड की स्टडी नहीं करते, हम बल्कि स्टडी करते हैं किसकी, मैटर की स्टडी करते हैं। और मैटर के अंतर्गत सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये सारी स्टेज जो है मैटर के अंतर्गत कवर हो जाती हैं। दोस्तों, हमारा जो ब्रह्मांड होता है वो मैटर से मिलकर बना हुआ है, ना कि द्रव से मिलकर बना है, ना कि लिक्विड से मिलकर बना होता है। तो आई होप कि आपको इन दोनों में समझ में आ गया होगा अंतर कि आखिरकार द्रव्य और द्रव में क्या अंतर होता है। अब इसके बाद अपन आते हैं मेन टॉपिक, अपने ऊष्मा में आते हैं। ऊष्मा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में अगर सबसे कम उम्र में किसी को नोबेल प्राइज मिला था वो रांजटन को मिला था। दोस्तों, रांजटन ही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि एक्स-रेज की डिस्कवरी किया था। एक्स-रेज होती क्या है, देखो जो हमारी गामा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं, अल्फा रेज होती हैं, उनसे अलग जो है ये एक्स रेज होती है। एक्स रेज में क्या होता है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी की रेज को किसी मेटल के साथ टक्कर करवा दिया जाता है तो जो रेज प्रोड्यूस होती है, जैसे कोई हाई रैंक की कोई रेज है, फॉर एग्जांपल के लिए अपन देख लें इलेक्ट्रॉन रेज हो गई, कैनाल रेज हो गई, कैथोड रेज हो गई, उन रेज को अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल से हम टक्कर करवा दें, इसके बाद जो रेज आएगी, ये जो रेज बन रही है, ये जो किरण बन रही है, इस किरण को रांजटन ने एक्स रेज दिया। और एक्स रेज का यूज अपन आज देख रहे हैं मेडिकल साइंस की दुनिया में कितना ज्यादा हो रहा है। दोस्तों, उस समय इसका एप्रोप्रिएट नेम देने के लिए रांजटन रेडी नहीं थे, उनके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया था, इसलिए इन्होंने एक्स बाई नाम दे दिया था, इसलिए इसका नाम हो गया एक्स रेज। कोई एप्रोप्रिएट खास नाम उनके दिमाग में नहीं आ पाया था, इसलिए उन्होंने एक्स रेज का नाम दिया था। ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हुई। अब अपने आते हैं अपने मेन टॉपिक ऊष्मा पर। देखो, ऊष्मा होती क्या है, सबसे पहले अपने को तो ये समझना है। ऊष्मा के अंतर्गत हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं सर, एक ताप क्या होता है, तापमान क्या होता है, और ऊष्मा क्या होता है। सबसे पहले इन्हीं दोनों को समझेंगे कि एक तो होता है ऊष्मा और दूसरा होता है तापमान। इन दोनों में क्या फर्क होता है, जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ये दोनों टॉपिक आपके समझ में आने वाले नहीं है। इन दोनों में अंतर होता है, तापमान में भी और ऊष्मा में, दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है ये देखते हैं। ऊष्मा एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, ऊर्जा का ही रूप होता है ऊष्मा, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा वही होती है जो कार्य कर सके, जो कार्य ना कर सके, अगर आप दौड़ नहीं सकते हो इट मींस दैट कि आपके पास ऊर्जा नहीं है।
अगर आपका बैटरी काम नहीं कर रहा है, इट मींस दैट कि बैटरी में ऊर्जा नहीं है। तो ऊर्जा का सीधा सा मतलब होता है जो कार्य को कर सके, जो एक्शन है उसको संपादित कर सके, कार्य को करने की क्षमता जो होती है वो कहलाती है ऊर्जा, कहलाती है आपकी। तो ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है जिसमें हमें किसी वस्तु की ठंडी होने अथवा गर्म होने का एहसास होता है। ठंडी होने अथवा गर्म होने का जो एहसास होता है वो हमारी कहलाती है ऊष्मा कहलाती है। जबकि जो तापमान होता है वो ऊष्मा का मापन होता है। ऊष्मा कितनी है इसका जो माप होता है, ऊष्मा का जो माप है, मेजरमेंट जो है वो कहलाता है तापमान। तो दोस्तों ये अंतर होता है ऊष्मा और तापमान में। अंतर क्या होता है? तापमान जो होता है वो माप होती है, वो फाइनल उसका रिजल्ट होता है, जबकि ऊष्मा जो चीज आप ठंडा या गर्म किसी वस्तु को महसूस करते हैं वो कहलाती है ऊष्मा। ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता होती है, तापमान में कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। ये सबसे बड़ा अंतर होता है तापमान एंड ऊष्मा को लेकर के। अब देखते हैं कि ऊष्मा से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उस ऊष्मा को लेकर के और जरूरी चीजें क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि एक कैलोरी क्या होती है, ये और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाता है कि एक कैलोरी ऊष्मा क्या कहलाती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, काफी ऑफन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक कैलोरी ऊष्मा तो हो गई, लेकिन परम शून्य ताप क्या कहलाता है। परम शून्य ताप क्या कहलाता है, इन दोनों को लेकर के पहले अपन डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद इसमें यूज होने वाले पैमानों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक कैलोरी ऊष्मा वो होती है अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका टेम्परेचर अगर 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15.5 तक, मतलब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, आप देख रहे हैं पूरा पूरा एक वैल्यू आ रही है, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाती है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, तो किसी वस्तु को 14.5 से लेकर के 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ऊष्मा को बढ़ाने के लिए या उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा रिक्वायर होती है, जो ऊष्मा आवश्यक होती है वो कहलाती है 1 डिग्री कहलाती है। परम शून्य ताप क्या होता है, अब इस पे अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों परम शून्य ताप वह ताप कहलाता है जिसके नीचे और ताप की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसकी वैल्यू हमेशा -273 के आसपास मानी जाती है। हालांकि पृथ्वी की हर जगह पर ये वैल्यू 19-20 होती रहती है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वैल्यू कहलाती है हमारी परम शून्य ताप। अगर इसको हम शाब्दिक रूप से परिभाषित करना चाहें तो ऐसा कोई ताप हो जिससे और शून्य पर जाने की क्षमता ना हो, ये सबसे शून्य है, परम शून्य है, श्रेष्ठ शून्य है, इससे शून्य नहीं हो सकता। तो जितना कम से कम ताप संभावित होता है इस धरती पर, उसी ताप को अपन कहते हैं परम शून्य ताप। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्मी मान क्या होता है या ऊष्मी इकाई क्या होती है। इसमें कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ब्रिटिश ऊष्मी इकाई क्या होती है। तो दोस्तों ब्रिटिश ऊष्मी इकाई जो होती है, अगर हम कोई शुद्ध जल लें, शुद्ध जल का यहाँ पास मतलब क्या है मैं ये समझा देता हूँ। शुद्ध जल का मतलब ये होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना हो, जो डिस्टिल वाटर होता है, जो साइंस में इंजेक्शन के समय आपने देखा होगा कि डॉक्टर को आपने देखा होगा और छोटा सा बॉटल लिया रहता है और इंजेक्शन में इंजेक्ट करता है, वो कहलाता है शुद्ध पानी कहलाता है, प्योर वाटर कहलाता है। प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कभी भी नहीं होता। तो अगर हम 1 पौंड शुद्ध पानी ले लेते हैं और उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 1 पौंड शुद्ध जल को 1 डिग्री टेम्परेचर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जितनी हीट की आवश्यकता होगी, उसे हम कहते हैं ब्रिटिश ऊष्मी इकाई कहा जाता है। ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन की बात हो रही है और पौंड भी आप देख रहे हो ब्रिटेन की यूनिट होती है, इसलिए यहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कि 1 पौंड वाटर लेंगे, उसको 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो कहलाती है हमारी ब्रिटिश इकाई। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि ऊष्मा का चालन कैसे होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा जाती कैसी है। तो इसके लिए इसमें 3 विधियां होती हैं महत्वपूर्ण। एक विधि होती है चालन। इसमें से बहुत आपके व्यापक में तो खास तौर से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि चालन के माध्यम से ऊष्मीय प्रभाव या ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे होगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, चालन के माध्यम से जो ऊष्मा जाती है वो केवल और केवल ठोस में जाती है, कभी भी गैस में नहीं जाती, कभी भी लिक्विड में नहीं जाती, केवल और केवल ठोस में जा रही है। और इसमें चालन में होता क्या है, चालन में क्या होता है, जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एनर्जी को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के रूप में ये एनर्जी लेते हैं और अपनी एनर्जी को सामने वाले अणु को दे देते हैं। ये अपना स्थान चेंज नहीं करते। एक चीज इसमें और ध्यान रखना है, अणु जो है अपना स्थान चेंज नहीं करते, अपना स्थान नहीं बदलते हैं, स्थान नहीं बदलते, ये जरूर ध्यान रखना है। वो अपनी जगह पे रहते हैं और अपनी एक्स्ट्रा हीट जो है सामने वाले अणु को दे देते हैं। जैसे हम सब खाना बनाते हैं, कढ़ाई में अगर कोई चम्मच रख दे, हम चम्मच को गर्म ना करें, फिर भी कढ़ाई के माध्यम से वो चम्मच गर्म हो जाता है। ये किसके माध्यम से हो रहा है, ये चालन के माध्यम से हो रहा है। इसको एक और एग्जांपल समझें, अगर हम एक सपोज करिए कि 1 मीटर का छड़ ले लेते हैं या 1 मीटर की कोई मेटल ले लेते हैं, उसके एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे कुछ टाइम बाद जो है वो गर्म हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कहलाता है चालन कहलाता है। तो चालन में जो ऊष्मा जाती है केवल और केवल सॉलिड में जाती है, ठोस में जाती है, इसमें अणु जो है अपना स्थान नहीं बदलते हैं, ये ध्यान रखना है। अब अणु जो है अपनी एक्स्ट्रा जो हीट होती है वो सामने वाले को दे देते हैं, सामने वाला और सामने वाले को, इसी तरह से इस प्रोसेस में ये हीट चली जाती है, जबकि अणु जो है वो अपने स्थान पे रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ये कहलाता है अपना चालन। दूसरा जो होता है वो कहलाता है अपना संवहन। संवहन में देखो इसके जस्ट अपोजिट होता है, इसमें जो है तो केवल और केवल तरल में जाती है। संवहन के माध्यम से ऊष्मा का संचार किस में होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल तरल में जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप पानी गर्म कर रहे हो, साथ ही साथ जैसे हम सब इस रीजनल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अपन तेली बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गर्म पानी के ऊपर बर्तन को रखते हैं, तो गर्म पानी से आपका जो दूध है, आपकी जो तेली है वो गर्म हो रही है। तो यहाँ पास ये किसके माध्यम से हो रहा है, संवहन के माध्यम से हो रहा है, मतलब लिक्विड के माध्यम से लिक्विड को गर्म करना, ये क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। तो केवल आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि संवहन के माध्यम से ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसपोर्टेशन किस में होता है, तो केवल और केवल तरल में होता है। इसके बाद तीसरी इसकी जो विधि होती है वो होती है विकिरण की प्रोसेस होती है। विकिरण में देखिए दोस्तों, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि विकिरण के माध्यम से हम जो है बिना किसी मीडियम के, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा जो हमारी जाती है वो कहलाती है विकिरण की प्रोसेस। जैसे जो सनलाइट आती है हम तक, उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो किस प्रोसेस से होती है, विकिरण की प्रोसेस से होती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चालन किससे होता है, ठोस में होता है केवल, संवहन लिक्विड में होता है, और विकिरण में किसी मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती, मतलब सब में हो सकता है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो गर्मी है, लाइट है, वो हर जगह चली आती है, उसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक जो आजकल क्वेश्चन और देखने को मिला है कि डिग्री सेल्सियस को अपन फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है CY5 होता है इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 9। दोस्तों ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, और इस फार्मूले की यूज करते हुए आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं। आपने मैथ में भी इस चीज का प्रैक्टिस किया होगा। आजकल यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बस आपको यही फार्मूला याद रखना है और ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व कर लिया जाएगा। एक और क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन ऊष्मा से और पूछा जाता है कि ऊष्मा की इकाई क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी इकाई ना तो फ़ारेनहाइट होती है, ना तो सेल्सियस होती है, और ना ही केल्विन होती है। इसकी इकाई जो होती है दोस्तों वो जूल होती है, लेकिन व्यवहार में यूज नहीं होती। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाना चाहें तो एक इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है। सेल्सियस में सबको पता होगा, आई थिंक फ़ारेनहाइट में सबको पता होगा, लेकिन आजकल पूछ लिया जाता है कि केल्विन में कितना होता है। केल्विन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट केल्विन ने ही इसकी खोज की थी, 1825 के आसपास किया था, इसलिए इस यूनिट को केल्विन कहा जाता है। फ़ारेनहाइट की खोज फ़ारेनहाइट ने ही किया, इसलिए उसको फ़ारेनहाइट कहते हैं। सेल्सियस की खोज सेल्सियस ने ही किया, इसलिए उसको सेल्सियस कहते हैं।
वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में कि अपने बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है। तो दोस्तों ये होता है 310 केल्विन होता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। हालांकि दोस्तों मैंने अपने वीडियो में बहुत बेसिक सी जानकारी देने का प्रयास किया है। अगले वीडियोस में आपको पूरे लेक्चर मिलेंगे और लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। अगर आप लाइव क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमारी एकेडमी आर्मी एंड सिविल सर्विसेज में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो के नीचे लिस्ट में दिया हुआ है आपका नंबर, उस नंबर में आप कांटेक्ट करके हमारे डायरेक्टर सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। दोस्तों थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।